Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जिस टॉपिक पे बात करनी है और जो टॉपिक उन्होंने MD कैट 2021 के लिए स्पेसिफाई किया है और वो मेन टॉपिक एंजाइम है। यानी आज से हम पढ़ेंगे एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। और इस मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं उन्हें देख लीजिए। यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की बात करनी है, फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात होगी, फिर बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग दी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, और लास्ट में हम इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले एंजाइम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके हवाले से हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते ये 3D स्ट्रक्चर होता है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इनके स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसका मतलब ये है कि इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों हम लोगों ने बात करनी है किसकी? कंपोजिशन की बात करेंगे कि ये जो एंजाइम्स हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पर बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन के एंजाइम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। और केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते 2 तरह से है। एक तो प्यारे बच्चों कुछ होती हैं प्रोटीन्स हैं, और कुछ ऐसे RNA हैं जो एंजाइमेटिक रोल प्ले कर रहे होते हैं, जो कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे जो एंजाइम्स होते उन्हें फिर स्पेसिफिकली राइबोजाइम्स कहते, यानी RNA कंटेनिंग है। कौन? उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते, यानी ऐसे एंजाइम्स जिनकी केमिकल कंपोजिशन में आपको RNA मिलता है। और ये कहाँ पर मिलती है आपको? हम कहते जब ट्रांसलेशन होती है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोमल RNA वो एंजाइमेटिक रोल प्ले करेगा और अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये RNA कंटेनिंग भी होती और मोस्टली ये प्रोटीन कंटेनिंग होती हैं। और प्रोटीन्स में आपने फिब्रिस प्रोटीन भी पढ़ी हैं और आपने ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी पढ़ी हैं। तो आप बताइए ये जो एंजाइम्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? हम कहते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। फिर प्यारे बच्चों एंजाइम्स क्या हैं? हम कहते हैं ये बायो कैटालिस्ट हैं। ये क्या हैं? बायो कैटालिस्ट हैं। बायो आपको मालूम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते, और कैटालिस्ट कौन होता है? जो कैटालिसिस करें। वैसे तो कैटा स्मॉल को कहते, चूँकि शुरू में देखा कि लार्ज को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करती हैं तो कैटालिसिस कैटाबोलिज्म करती थी, तो नाम रख दिया क्या? कैटालिस्ट। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से देखा तो नाम रख दिया क्या? बायो कैटालिस्ट। अब आपने याद रखना है ये एनाबोलिज्म भी करती हैं और कैटाबोलिज्म भी करती हैं। आप बता दीजिए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? याद रखिए मेटाबॉल की एटमोलॉजी है चेंज। तो हम कहते ऑल द केमिकल चेंज अकरिंग इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है। एक को प्यारे बच्चों कहते क्या? एनाबोलिज्म। एना अप को कहते, लार्ज को कहते। तो हम कहते अगर सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के मिलने से लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो तो इसे एनाबोलिज्म कहते, और कैटा डाउन को कहते, स्मॉल को कहते। तो कैटाबोलिज्म क्या? अगर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कट जाए,
ब्रेक हो जाए, इसे कैटाबोलिज्म कहते। और एंजाइम जो बायो कैटालिस्ट हैं, ये कैटाबोलिज्म भी करेंगे और एनाबोलिज्म भी करेंगे। यानी इस बायो कैटालिस्ट होने का मतलब ये है कि स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हम कहते हैं स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन without being consumed, without being consumed और without being used, यानी used नहीं होंगी। इसका मतलब ये है, ये एंजाइम्स कंज्यूम नहीं होंगे, लेकिन स्पीड अप करेंगे किसको? केमिकल रिएक्शन को। यानी आप इसकी मिसाल समझिए कुछ ऐसे, अगरचे वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर आपने चाय बनाई हो और चीनी उसमें कम पड़ जाए तो प्यारे बच्चों फिर क्या करोगे? अब मज़ीद चीनी उसमें उंडेल देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर स्पून से चमचा लेकर तो उसको उसमें सोलूबल कर देंगे। आप बताइए, अगर ये स्पून ना हो तो वो शुगर उसमें सोलूबल हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। 1 दिन के बाद हो, 2 दिन के बाद हो, सोलूबल हो जाएगी। लेकिन स्पून की वजह से क्या हुआ? स्पीड अप दी प्रोसेस विदाउट बीइंग यूज्ड। बाद में जब आप स्पून को निकालोगे, वो वैसे का वैसा ही होगा जैसा इसमें इस्तेमाल करने से पहले था। तो यही तो हम कहते कि स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड। और प्यारे बच्चों, आपसे पूछना, अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे कि नहीं? हम कहते केमिकल रिएक्शंस होंगे, लेकिन इतने स्लो होंगे कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। जैसे ये जो शुगर है, सोलूबल तो हो ही जाएगी, लेकिन वो इतनी स्लो होगी तो शायद आप उस टी को यूज़ ना कर सकें। तो ऐसे ही एंजाइम ना हो, केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, लेकिन इतने स्लो होते हैं कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो एंजाइम्स कौन होते? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और प्रोटीन आरएनए कंटेनिंग होते हैं। स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। फिर प्यारे बच्चों, हम कहते ये जो एंजाइम है वेरी सेंसिटिव। यानी प्यारे बच्चों, प्रोटीन है ना, और आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, आरएनए के अंदर भी आपने देखी है। तो हम कहते वेरी सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन टेम्परेचर, या पीएच के हवाले से बात की जाए तो हम कहते हैं वेरी सेंसिटिव। यानी अगर पीएच के चेंज होने से इनके स्ट्रक्चर के अंदर आता है चेंज, टेम्परेचर के चेंज होने से इनके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और ये सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जब फैक्टर्स इफेक्टिंग दी रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की बात होगी। और प्यारे बच्चों, हम कहते नो इफेक्ट on end properties of end प्रोडक्ट। यानी एंड प्रोडक्ट जो भी होगी उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर 50 कप हो आपके पास चाय के, तो आप प्यारे बच्चों उस स्पून को जब आप उसमें फेर देंगे तो मुझे आप बताइए, तो चाय ही रहेगी ना। तो इस एनालॉजी से, इस मिसाल से आप कर लें याद, फिर प्रॉपर रिएक्शंस के हवाले से भी बात होगी। यानी जो एंड प्रोडक्ट बनना है, एंजाइम हो ना हो, उसी एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। फिर हम कहते एंजाइम्स लोअर, ये क्या करते हैं? लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आप बताइए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती? हम कहते ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए रिक्वायर होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर एंजाइम्स की एब्सेंस में अगर ये रिएक्शन हो तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। लेकिन एक सेल में
एक टाइम पे तकरीबन 1000 केमिकल रिएक्शंस होते। इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को मैनेज किस तरह से करेंगे? तो हम कहते हैं एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। बेटे कैसे हो गया ये? हम कहते हैं एंजाइम्स की वजह से क्या होगा? एक तो चार्ज चेंज होता है, चार्ज चेंज करने की वजह से फिर उस मॉलिक्यूल की जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन देनी होती है और फिर प्रॉपर साइड से अटैक करना होता है। यानी वो काम जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देकर होता है, हम कहते हैं एंजाइम्स की वजह से वो काम लेस एक्टिवेशन एनर्जी पर हो जाएगा। जैसे एक मिसाल से इस बात को देखिए, ये कोई बच्चा है बेटे जो आपके सर ने आपके सामने बना दिया। गर्मी का मौसम है और इस मौसम के अंदर इस बच्चे ने स्वेटर पहना हुआ बेटे, और ये जो स्वेटर है ये आपके सर ये बना रहे आपके सामने, और इसकी माँ जी इसको कहती हैं बेटे इतनी गर्मी है, ये जो स्वेटर है इसको उतार दो। ये नहीं उतार रहा। अगर इसकी माँ जी इसको खींचेंगी भी तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा? वो इसके चार्ज को करेगा चेंज। यानी आप देखिए अभी ये सैड मूड के अंदर है, तो एंजाइम क्या करेगा? इसके चार्ज को कर देगा चेंज। यानी स्माइली फेस आ गया बेटे, और ये हैप्पी मूड के अंदर आ गया। इसकी माँ जी ने इसको चॉकलेट दी है, ये हैप्पी मूड में आ गया, लेकिन अभी भी इस गर्मी में स्वेटर को उतारने नहीं दे रहा। तो बेटे फिर क्या होगा? अगर आप इधर से खींचेंगे उधर से खींचेंगे स्वेटर तो उतर जाएगा, लेकिन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और बेटे फिर क्या करना? इस मॉलिक्यूल को प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर लेकर आना। आपने इसे कहना है क्या? हैंड्स अप। तो ये क्या करेगा बेटे? अपने हैंड्स को कर लेगा अप। अब जरा देखिए इसके दोनों हैंड्स ये हो गए अप। ये मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर आ गया। अब क्या होगा? आपने प्रॉपर साइड से अटैक करना होता है। यानी अगर तो अभी भी आप इस स्वेटर को पकड़कर नीचे की तरफ खींचोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने करना क्या है? इसको ऐसे ऊपर से उतार लेंगे आसानी से। एंजाइम ऐसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। कैसे? पहले तो चार्ज को करता है चेंज, और फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन देगा, और फिर प्रॉपर साइड से क्या करेगा? अटैक करेगा। और वो काम जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर होता है, एंजाइम की वजह से वो लो एनर्जी पर होना शुरू हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सोलोली कंप्लीटली वो प्रोटीन कंटेनिंग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रिक्वायर होता है क्या? कोफैक्टर। तो प्यारे बच्चों आओ बात आपको बताऊं किसकी? कोफैक्टर की। हम कहते कि प्रोटीन्स और एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन कंटेनिंग होते हैं, और कुछ क्या? कोफैक्टर एक्वायरिंग होते हैं। कुछ कोफैक्टर को एक्वायर करेंगे, कोफैक्टर एक्वायरिंग प्रोटीन्स होती हैं। और कोफैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके हवाले से बात कीजिए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन है, या कुछ आरएनए कंटेनिंग भी होते हैं। फिर बायो कैटालिस्ट हैं, यानी स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड। फिर तीसरी बात आपको ये बता दी कि वेरी सेंसिटिव इन देयर एक्शंस। फिर नो इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। जो एंड प्रोडक्ट थी वही बनेगी। फिर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। फिर कोफैक्टर एक्वायरिंग भी होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। और फिर प्यारे बच्चों लास्ट पॉइंट के हवाले से बात कीजिए तो हम लोग कहते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, यानी रिक्वायर्स इन
स्मॉल अमाउंट। प्यारे बच्चों इसकी क्या वजह, हम कहते चूंकि ये रीयूजेबल होते हैं, तो चूंकि बार बार यूज होते रहेंगे तो स्मॉल अमाउंट इज इनफ फॉर कैटालिसिस ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन। फिर एक पॉइंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन दियर एक्शन। और स्पेसिफिसिटी के हवाले से बात कीजिए, कुछ की स्पेसिफिसिटी होती है मोर, कुछ मोर स्पेसिफिक हैं और कुछ लेस स्पेसिफिक हैं। जैसे यूरिएज की बात कीजिए, एक ऐसा एंजाइम जो यूरिया पर एक्ट करेगा और प्यारे बच्चों अमोनिया बनेगा, तो ये एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, इसका सबस्ट्रेट बस यही है। और कुछ ऐसे भी हैं जो लेस स्पेसिफिक हैं, जैसे आप पेप्सिन की बात कीजिए, तो कोई भी प्रोटीन हो, किसी भी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर हो, उसमें उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है। ये तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स के हवाले से। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड करती हैं, यानी स्पीड अप केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड है, हम कहते 1 लाख मॉलिक्यूल्स को 1 सेकंड में ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स के हवाले से। अब कुछ और बातें हैं, उन पे ज़रा फोकस कीजिए। प्यारे बच्चों ये जो एंजाइम्स हैं, अगर आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए और फिर पर्टिकुलरली ये जो प्रोटीन कंटेनिंग हैं इनके हवाले से बात आपको बता रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर देखिए तो ये वाटरमेलन की तरह, वाटरमेलन कभी देखा आपने, तरबूज, और जब ख़रीदने के लिए जाएं तो पहले पूछते हैं कि लाल है कि नहीं, तो वो कहते हैं बस जी आप चेक कर लें, या भाई साहब आप चेक कर लें, तो आप कहते हैं भाई चेक करवा दें, तो वो छुरी से ऐसे लगाते हैं कट और छोटा सा पीस आपको निकाल के दिखा रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते। और प्यारे बच्चों ज़्यादातर अमाइनो एसिड इसके जो बल्क में जो अमाइनो एसिड हैं वो इसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। और बीच में ये जो छोटी सी साइट बनी है, इस साइट को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव साइट। हम कहते हैं अ डिप्रेशन, अ पॉकेट ऑन एंजाइम वेयर chemical reactions occur is known as active site। और प्यारे बच्चों इस एक्टिव साइट के अंदर आपको 2 साइट्स मिलती हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, फिर जो दूसरी साइट है उस साइट को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं साइट दैट इज स्पेसिफिक फॉर रिकॉग्नाइजिंग सबस्ट्रेट। अब आइए सबसे पहले बात सुनिए सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या होता है, हम कहते हैं सबस्ट्रेट इज अ रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स। जैसे एक एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज का जो रिएक्टेंट है यानी जिसके ऊपर एमाइलेज ने एक्ट करना है और जिस मॉलिक्यूल को एंजाइम ने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, उसे क्या कहते, सबस्ट्रेट कहते। जैसे एमाइलेज का जो सबस्ट्रेट है वो कौन है, एमाइलोज है। फिर ऐसे ही हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस की बात कीजिए, उसका जो यानी ये एंजाइम जिस मॉलिक्यूल पर एक्ट करता है वो मॉलिक्यूल ग्लूकोज है और ग्लूकोज में फॉस्फेट की एडिशन कर रहा, तो ऐसे एंजाइम को ग्लूकोकाइनेस बोलते। अब ग्लूकोज बताइए क्या है, रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, तो बोलिए तो क्या है, सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट is a reactant on which enzyme acts। तो recognition of proper substrate is function of binding site और यही साइट फिर एक्टिवेट करेगी किसको, कैटालिटिक साइट को। द साइट where chemical reactions where catalytic activity takes place is known as कैटालिटिक साइट। अब आइए आपको बात बतानी है कोफैक्टर की। प्यारे बच्चों कोफैक्टर की बात कीजिए तो ये क्या होता है,
नेम से इंडिकेट होता है कोई ऐसा फैक्टर जो को करे, जो हेल्प करे। हम कहते नॉन प्रोटीन पार्ट that is required for proper functioning of enzyme is known as cofactor। कोफैक्टर के हवाले से बात कीजिए तो ये केमिकल रिएक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ब्रिज के तौर पे एक्ट भी करेगा। सबस्ट्रेट यानी कोफैक्टर। इस कोफैक्टर के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते इसकी 3 टाइप्स होती हैं। आप एक दफा बता दीजिए कि व्हाट इज कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। आप बताइए ऑर्गेनिक होता है कि इनऑर्गेनिक? दोनों हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक है कौन? एक्टिवेटर। फिर एक और देखिए, उसे कहते कोएंजाइम। फिर कोफैक्टर में बात करेंगे किसकी? प्रोस्थेटिक ग्रुप की। अब देख लीजिए इन तीनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का? हम कहते डिटैचेबल कोफैक्टर। इनमें से कौन है? एक्टिवेटर भी है, कोएंजाइम भी है। टाइटली बॉन्डेड या कोवलेंटली बॉन्डेड कोफैक्टर कौन है? वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। फिर प्यारे बच्चों, लूजली अटैच्ड कौन है? बता दिया जब एक्टिवेटर कोएंजाइम डिटैचेबल है तो इसका मतलब ये भी तो है कि ये दोनों लूजली अटैच्ड होते। तो लूजली अटैच्ड या डिटैचेबल एक्टिवेटर भी है, कोएंजाइम भी है, तो दोनों में फर्क क्या होता है? याद रखना, एक्टिवेटर डिटैचेबल बट इनऑर्गेनिक। लेकिन याद रखना इनऑर्गेनिक आयन होते हैं, यानी आप पोटेशियम की बात कीजिए, आप बात कीजिए मैग्नीशियम की, आप कैल्शियम की बात कीजिए, आप आयरन की बात कीजिए, ये जो इनऑर्गेनिक हैं और डिटैचेबल हों तो वो कौन हैं? एक्टिवेटर हैं। और अगर डिटैचेबल हों और ऑर्गेनिक हों तो प्यारे बच्चों वो कौन है? कोएंजाइम। जैसे आप NAD पॉजिटिव की बात कीजिए, जैसे आप NADP पॉजिटिव की बात कीजिए, ATP की बात कीजिए, हम कहते विटामिन रॉ मटेरियल है। किनका? कोएंजाइम्स का। कोएंजाइम्स कहाँ से बनते? विटामिन से बनते। और प्यारे बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक होता है। अब आप बताइए कि एक्टिवेटर में और कोएंजाइम के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? पहली बात तो ये है कि भाई कोफैक्टर हैं। दूसरी बात ये है कि डिटैचेबल होते हैं, लूजली अटैच्ड हैं। अब इन दोनों में एक्टिवेटर कोएंजाइम में कोई डिफरेंस है? हम कहते एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होता है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है। अब जरा देखिए, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बॉन्डेड होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। यानी अटैचमेंट के हवाले से फर्क है कोएंजाइम में और प्रोस्थेटिक ग्रुप में। आपने कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो टाइटली बॉन्डेड हो कभी देखा आपने? जो आप रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स पढ़ते, यानी साइटोक्रोम एंजाइम्स, तो उनमें आप देखते हैं हीम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीम ग्रुप याद आता होगा आपको, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में वो जो टेट्रापाइरोल रिंग देखा था आपने, पोरफायरिन रिंग देखा, उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। उस मैग्नीशियम को निकालकर आयरन को रख दीजिए, तो ये जो आयरन पोरफायरिन रिंग है ये एग्जाम्पल है किसकी? प्रोस्थेटिक ग्रुप की, यानी टाइटली बॉन्डेड कोफैक्टर इफ ऑर्गेनिक। अब आपने इसमें सिर्फ आयरन पे फोकस नहीं करना, वो जो पोरफायरिन रिंग है, वो जो टेट्रापाइरोल रिंग है, उस पर भी आपने फोकस करना है। प्यारे बच्चों, अब इस एंजाइम्स के हवाले से बात कीजिए तो एक फॉर्म तो ये है, उसे आप कहते हो एपो एंजाइम। एपो विदाउट को कहते एन एंजाइम
without cofactor is known as apoenzyme. An enzyme with its cofactor removed, apoenzyme. अब होलो एंजाइम की बात कीजिए, होलो कंप्लीट को कहते। एन एंजाइम with its cofactor is known as holoenzyme. An enzyme without cofactor, apoenzyme. An enzyme plus cofactor, यानी एपोएंजाइम सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन, सिर्फ प्रोटीन कंटेनिंग है, लेकिन होलो एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर भी मिलेगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल फॉर्म, तो जारी बात है जब कंप्लीट होगा एंजाइम तभी फंक्शन करेगा, तो आंसर इज होलो एंजाइम। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको एंजाइम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बता दी। अब हमने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। आज का जो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी बात है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म किसे कहते? हम कहते द होल प्रोसेस, यानी ए टू जी सारी कहानी बताना, इसे क्या कहते? मैकेनिज्म, यानी द होल प्रोसेस। अब प्यारे बच्चों, इसके हवाले से बात कीजिए तो एक इक्वेशन सी है जो सारी कहानी बताती है, यानी देखिए क्या हम कहते एंजाइम है, और एंजाइम से रिएक्ट कर रहा कौन? सबस्ट्रेट। और प्यारे बच्चों फिर क्या होगा? फिर बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। और फिर क्या होगा? फिर होगा ऐसे कि एंजाइम तो वैसे का वैसे रहेगा, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, इसका कोई खर्च नहीं होने वाला। और प्यारे बच्चों, ये जो सबस्ट्रेट होगा ये चेंज हो जाएगा किसमें? प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये किस तरह से होता है, इसको एक्सप्लेन करने की खातिर दो मॉडल्स दिए गए। एक मॉडल को हम कहते हैं क्या? लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल। अब ये मॉडल प्रपोज किया किसने? एमल फिशर ने, लॉक एंड की मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक ये है, एज a specific key can open a lock in a similar manner. A specific enzyme can transform a specific substrate into a product. इनके मुताबिक ये है जैसे कोई स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को अनलॉक करती है, बिल्कुल ऐसे ही एक एंजाइम अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब ये है कि एक्टिव साइट इज आ रिजिड स्ट्रक्चर, यानी अगर आप इस एंजाइम्स की एक्टिव साइट के हवाले से देखिए तो इसके मुताबिक ये है कि एक्टिव साइट इज आ रिजिड स्ट्रक्चर, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो चेंज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कैटालिसिस, यानी एंजाइम एज सच वैसे का वैसा ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक है। फिर इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है लॉक एंड की मॉडल की, जो कोशलैंड साहब ने प्रपोज की है, और वो क्या हम कहते इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस क्या होता है? टू कॉज टू समथिंग टू चेंज, यानी कोई किसी चेंज की वजह बने। इंडक्शन चेंज को कहते, लेकिन वो सेल्फ चेंज ना हो, वो चेंज कोई दूसरा प्रोड्यूस करे, तो इंड्यूस, और कोई चेंज कोई प्रोड्यूस करेगा और फिर वो एक्टिव साइट अपने सबस्टेट के मुताबिक फिट हो जाएगी। इंड्यूस फिट मॉडल, डैनियल कोशलैंड ने ये मॉडल प्रपोज किया है। और प्यारे बच्चों, इसके मुताबिक ये है कि एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इसके अंदर चेंज हो सकता है।
और प्यारे बच्चों ये याद रखना, जब हम ये कहते एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं तो आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये जो चेंज हो रहा है इससे तो एंजाइम स्पेसिफिक नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना ये जो चेंज होता है ये अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। तो अब आप बताइए, अकॉर्डिंग टू विच मॉडल एंजाइम इज स्पेसिफिक? हम कहते हैं बोथ ऑफ दीज, यानी स्पेसिफिसिटी पर किसी को एतराज ना था। यानी इंड्यूस फिट मॉडल का भी यही कहना कि वो जो चेंज आता है वो चेंज अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए आता है। अब इन दोनों मॉडल्स में से कौन से वाला ठीक है? याद रखिए दोनों ठीक हैं। लॉक एंड की मॉडल उन एंजाइम्स पर एप्लीकेबल होता है जिन्हें बोलते हैं क्या? नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। तो प्यारे बच्चों, इंड्यूस फिट मॉडल ये उन एंजाइम्स पर एप्लीकेबल होता है जिन्हें रेगुलेटरी एंजाइम्स बोलते हैं या उन्हें एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते। याद रखना, एलोस अदर को कहते, स्टेरिक साइट को कहते। तो यानी एन एक्टिव साइट के सिवा कोई और भी साइट हो उसे क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक साइट कहते। और प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सर ने एक साइट बना दी, इसे बोलेंगे कि साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो ऐसे एंजाइम्स को बोलते हैं क्या? एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते। और लॉक एंड की मॉडल जो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स पर एप्लीकेबल है वो एंजाइम कौन है? आप लाइपेज की एग्जांपल मन में रखिए। और इंड्यूस फिट मॉडल यानी एलोस्टेरिक एंजाइम्स के हवाले से बात कीजिए तो आप हेक्सोकाइनेज की एग्जांपल अपने ज़हन में रखिए। बेटे होता ऐसे है, फॉर एग्जांपल इसका जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा? वो ये वाला है, और इसकी जो शेप है ये कुछ ऐसी बदली सी हुई है, ऐसे। ठीक है पुत्र जी, यानी शेप इसकी कुछ बदली बदली सी है। होता ऐसे है जैसे ही इसके साथ वो रेगुलेटर सब्सटेंस वो आकर करेगा बाइंड, तो फिर क्या होगा? इस प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। उस चेंज की वजह से ये जो पार्ट है अब ये अपनी शेप को कर लेगा चेंज और ये आकर इसके अंदर अटैच हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो चेंज आता है ये चेंज अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए आता है। यानी ऐसे नहीं होगा कि कोई भी और किसी भी शेप का अगर रिएक्टेंट आ जाए तो वो इसके अंदर आकर फिट हो जाएगा। नहीं, ये जो चेंज इंड्यूस की है इस रेगुलेटर सब्सटेंस ने ये अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए की है। तो ये आज के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझ ना आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।